नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का नंदिनी आईएएस में स्वागत है। और हमें आशा आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप लोग अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आपको पता है कि आपका यूपीएससी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आपके फॉर्म 22 जनवरी से भरना स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने नहीं भरा है वो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ तो मैं क्या करूँ, मैं ईडब्ल्यूएस से आता हूँ तो मैं क्या करूँ, एससी एसटी या पीएस फिजिकल हैंडीकैप से आता हूँ तो मैं क्या करूँ, या मैं वूमेन हूँ तो मैं क्या करूँ। ऐसे अगर डाउट आपके मन में आ रहे हैं तो उनके सभी समाधान हम आपको इसमें बताएंगे और आप हमारी इस वीडियो में शुरू से लेकर बने रहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आपकी कोई छोटी गलती अगर हो जाती है तो आपकी जो 1 साल की जो मेहनत होती है वो बर्बाद हो जाती है। तो दोस्तों, हमें फॉर्म भरने से पहले हमें क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, हम आपको इस छोटी सी वीडियो में हम आपको बहुत कुछ बताएंगे जो आपको फॉर्म भरने से संबंधित है। और जो भी डाउट है क्लियर, जो भी चाहे कोई भी कैटेगरी के लोग हों, हम हर प्रत्येक के डाउट क्लियर करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। हमारे फॉर्म 22 जनवरी यानी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के जो भी फॉर्म है, जो प्रीलिम्स परीक्षा जो 2025 में होगी, उसके फॉर्म आपके 22 जनवरी 2025 से भरना स्टार्ट हो चुके हैं। अब बात यह आ रही है कि मैंने अभी फॉर्म भरा नहीं है, मेरी कैटेगरी जनरल है, मैंने अभी फॉर्म भरा नहीं, मेरी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस से मैं आता हूँ या जनरल से आता हूँ या ओबीसी से आता हूँ या फिर मैं एससी से आता हूँ या एसटी से आता हूँ या फिजिकल हैंडीकैप से आता हूँ मैं, या मैं वुमेन हूँ। तो मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या हमारे सर्टिफिकेट हैं जो बन रहे हैं, क्या वो हमारे सेंट्रल लेवल के होने चाहिए, क्या केंद्र सरकार के होने चाहिए? अगर वो सर्टिफिकेट नहीं होता तो क्या मैं फॉर्म नहीं भर पाऊंगा या भर पाऊंगी? देखिए, हमें सभी बातों का ध्यान रखना है, तो आप हमारे साथ बने रहेंगे। देखिए, जैसे हम आपको बता दें कि आपके यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 25 मई 2025 को आयोजित होने वाली है और उसके लिए आप तैयारी भी कर रहे होंगे, लेकिन तैयारी के साथ साथ आपके ये फॉर्म भरने का व्यवधान आपके मन में चल रहा होगा, हजार तरह के डाउट आपके मन में आ रहे होंगे। इसी को हम समाधान करने के लिए हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। तो दोस्तों, बने रहिए शुरू से लेकर तक। देखिए, जैसा कि हम आपको बता दें कि आपके यूपीएससी फॉर्म स्टार्ट 22 जनवरी 2025 से शुरू हो गए और इसकी अंतिम तिथि है 11 फरवरी 2025, जो आपके 6 बजे तक रहेगी, शाम के 6 बजे तक। यानी 11 फरवरी की जो भी दिन होगा, जो भी शाम होगी, वो 6 बजे तक आपको फॉर्म भर जाएंगे, इसके बाद नहीं। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा कहना मानिए, आप लोग 5 फरवरी तक अपना फॉर्म भर दीजिए। और जिन लोगों ने सर्टिफिकेट नहीं बना पाए हैं तो वो अपना बनवा लीजिए, आज या कल में अपना बनवा के डाल दीजिए, मतलब जो आपका 4-6 दिन में आपके पास बन के आ जाएगा, फिर आप उसको यूज़ कर लीजिए। और अगर आपके फॉर्म भरते समय अगर कोई गलती हो जाती है, बाई चांस कोई मिस्टेक हो जाती है, जैसे आपका गांव का एड्रेस मिस्टेक हो गया या कोई भी जानकारी मिस्टेक हो जाती है, तो आप उसको 12 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच में करेक्शन कर सकते हैं। अगर नहीं गलती तो कोई बात नहीं, तो सही है, अगर हो भी जाती तो आप उससे करेक्शन कर सकते हैं। जब आपके फॉर्म सबमिट हो जाएंगे, करेक्शन हो जाएगा, उसके बाद जब आपकी एग्जाम 25 मई 2025 को होगी, उसके एडमिट कार्ड आपके एग्जाम से पहले आएंगे, जो आपको पता चल जाएगा, जो हम आपको बता देंगे। आगे देखेंगे, जैसे जो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के जो विद्यार्थी हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, जो फॉर्म भर रहे हैं, उनसे 100 रुपये का शुल्क लग रहा है, जो आपके यूपीएससी को जमा करना है। यदि आप 100 रुपये यदि आप ऑफलाइन यानी कि किसी स्टेट बैंक की शाखा में जाकर जमा कर सकते हैं, यदि नहीं तो आप अपने पास जो भी आप ऑनलाइन जो यूज़ करते हो, नेट बैंकिंग करते हो यूज़, या फिर आपके पास डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, या आप फोन पे या पेटीएम चलाते हो, तो उसके माध्यम से आप ऑनलाइन फीस जमा कर सकते हैं। अगर आप एससी एसटी या फिजिकल हैंडीकैप या आप वूमेन हैं तो आपसे कोई शुल्क नहीं लगेगा, मतलब आपसे कोई शुल्क नहीं लगेगा। अब आप देखते हैं एज लिमिट, कितनी एज होनी चाहिए? एज लिमिट आपकी 21 साल से लेके 22 साल, 21 साल से लेके 32 साल तक होना चाहिए। कितना? 21 साल से लेके 32 साल तक होनी चाहिए। और इसमें कुछ लोगों को छूट मिलती है, जैसे आप देखेंगे कि ओबीसी, एससी एसटी को इनको छूट मिल जाती है अटेम्प्ट के लिए, जिसमें आपके ओबीसी के लिए 3 साल का छूट मिलेगा, है ना। जैसे आपकी उम्र 32 साल पर खत्म हो रही है, अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपको 3 साल और बढ़ा दी जाएगी, मतलब आप 3 साल और एग्जाम दे सकते हैं। यदि आप एससी एसटी से आते हैं तो आपके 5 साल आपको और बढ़ा दी जाएगी, मतलब 5 साल तक आप एग्जाम दे सकते हैं, यानी 37 साल तक एससी एसटी। तो जैसे जनरल के लिए 6 अटैम्प्ट होते हैं, ओबीसी के लिए 9 होते हैं, 9 अटैम्प्ट, और जो एससी एसटी के लिए अटैम्प्ट अनलिमिटेड होता है, मतलब जब तक वो ओवर एज ना हो जाए, 37 साल तक ना हो जाए, तब तक वो अपने अटैम्प्ट देते रहेंगे। तो ये हमने बात यहाँ पर क्लियर कर दी।
आगे हम देखें कि जैसे हमारी पोस्ट है, देखिए हमें पता है कि हमें केवल एक पोस्ट चाहिए और हम जो भी प्रयास करते हैं हम केवल अपनी एक पोस्ट के लिए प्रयास करते हैं। कितनी पोस्ट हैं डजेंट मैटर, हमें अपने पे अपनी पढ़ाई पर अपने पर भरोसा रखना चाहिए। हमें पोस्ट लेनी एक लेनी है, हमें केवल एक जगह रहकर काम करना है, ना कि 1000 जगह। तो हमारी जो पोस्ट है इसमें आईएएस की, जो आईएएस आईपीएस आईएफएस आईआरएस, इनकी जो पोस्ट है हमारी 979 पोस्ट है, 979 पोस्ट है। तो काफ़ी पोस्ट है, हमें चाहिए एक पोस्ट और हमें अपने एक पोस्ट के लिए हमें पढ़ाई करनी चाहिए। और इनके लिए हमारी जो आईएएस की जो वैकेंसी है उसके लिए हमारे पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे आपकी बीए हो गई, चाहे बीएससी हो गई, चाहे बीकॉम हो गई, चाहे बीटेक हो गई, कोई भी डिग्री हो, बैचलर हो। और भारत सरकार की जो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है उससे आपकी बीए बीएससी या बीकॉम होनी चाहिए, है ना। अब इसके बाद हमारी आईएफएस की पोस्ट आती है ना। आईएफएस जैसे इंडियन फॉरेन सर्विस बोलते हैं, जो विदेश की सेवा होती है, जो दूतावास के रूप में काम करते हैं, आईएफएस। तो इसके लिए 150 पोस्ट है, काफ़ी पोस्ट है। और इसके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए और उस बैचलर डिग्री में इनमें कोई एक विषय होना चाहिए, जैसे कि आप देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री का विषय हो गया, है ना, या आपके पास वेटनरी साइंस का कोई विषय हो गया, या आपके पास कोई बोटनी का विषय हो गया, है ना, कोई केमिस्ट्री का विषय हो गया, या कोई जियोलॉजी का है, या फिर कोई मैथमेटिक्स का, या आपने फिजिक्स कर रखा हो, केमिस्ट्री कर रखा हो, बीएससी करते हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से बीएससी कर रखी हो, या आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से बीएससी कर रखी हो, तो आप अपने आईएएस और आईएफएस दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। या आपने स्टैटिक्स, या आपने जूलॉजी, या फिर आपने एग्रीकल्चर, और आपने इस तरह के अपने जो आपके पास कोई विषय रहा हो आपके ग्रेजुएशन में, तो आप आईएफएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मेरी आपसे यही सलाह है कि आप आईएएस और आईएफएस करिए। यदि आपके पास इनमें से कोई एक विषय है तो आप आईएफएस को भी यूज करिए, आप आईएफएस को भी साथ में भरिए, है ना, दोनों पोस्ट भरिए, जबकि उपयोगी होंगी। क्योंकि प्रीलिम्स जो एग्जाम है ना, दोनों का सेम होगा, और दोनों का सेम होगा, तो इसलिए आपके जो प्रीलिम्स एग्जाम जो जीएस पेपर फर्स्ट है उसमें एनवायरनमेंट का पोर्शन अधिक बढ़ा दिया गया इसी आईएफएस की परीक्षा की वजह से। तो हमें उम्मीद है आपको ये बात सारी बातें समझ में आ रही होंगी। देखिए अब फॉर्म अप्लाई की बात आती है, यहाँ पर क्या बात आती है, देखिए आपका जो फॉर्म अप्लाई होगा ना, वो आपका फॉर्म अप्लाई ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आपका फॉर्म अप्लाई होगा, है ना। लेकिन अगर आप अपना ओटीआर भूल चुके हैं, आप अपना ओटीआर का पासवर्ड भूल चुके हैं, कुछ बच्चे होते हैं ना भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, भूल जाते कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे कोई सरकारी रिजल्ट की कोई वेबसाइट खोलते हैं जिसमें आपका ये फॉर्म भरने की साइट होती है, वैकेंसी निकलती है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो खुल के आएगा उसमें लिखा होगा ऑप्शन अप्लाई ऑनलाइन थ्रू ओटीआर, है ना। ओटीआर के लिए आप अपना अप्लाई करें ओटीआर के माध्यम से, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जैसे वो विंडो खुलेगा तो आपको ऊपर में आप देखेंगे अप साइड में, ऊपर साइड में लेफ्ट टू हैंड साइड से आप चलेंगे, लेफ्ट टू हैंड साइड जैसे फॉरवर्ड पासवर्ड वाला 6वें नंबर पर ऑप्शन होगा ऊपर ही, तो आप उस पर क्लिक कर देंगे और आप अपना वहाँ से नया पासवर्ड बना सकते हैं, फिर आप अपना फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। तो ये आपका ये डाउट रहा, है ना। अब जो बच्चे नए हैं या जो नए भरना चाह रहे हैं फॉर्म, तो उनको अपना ओटीआर भरना ही पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। उसके बाद आप अपने यूपीएससी आईएएस और आईएफएस के लिए फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए आपको आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी माताजी का नाम, आपकी कास्ट, आपकी ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर और आपकी एजुकेशन, ये सारी चीज़ आपके पास होनी चाहिए, और आपका एक आईडी कार्ड। फिर आप ओटीआर भर देंगे, आपका ओटीआर सक्सेसफुल हो जाएगा, फिर आपके पास एक ओटीआर नंबर मिलेगा। उस ओटीआर के माध्यम से आप यूपीएससी आईएएस आईपीएस आईआरएस और आईएफएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं अभी, है ना। तो अभी जो बच्चे नए हैं तो आप अपना पहले ओटीआर करिए, फिर आप अपना अप्लाई करिए। आगे देखिए, है ना, आगे आप देखेंगे अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी एसटी एसटी फिजिकल हैंडीकैप के अंतर्गत आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। मतलब हम ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं, हम ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, है ना, ओबीसी, हम ईडब्ल्यूएस, हम ओबीसी एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप के अंतर्गत आते हैं, तो हम क्या करें भाई। हमें सर्टिफिकेट, क्या हमारा जो राज्य स्तर का बना हुआ वही काम कर जाएगा? क्या हमारा सर्टिफिकेट जो पुराना बना हुआ है प्रमाण पत्र का वही काम कर जाएगा? क्या हमें बनाना पड़ेगा नया? तो अब सारी चीज़ हम आप इसमें आपको बताएंगे, चाहे आप एससी कैटेगरी के हो, चाहे आप ओबीसी कैटेगरी के हों, चाहे आप ईडब्ल्यूएस के हों, चाहे आप एससी के हों, हम आपको सारी चीज़ यहाँ पर बताएंगे। देखिए अगर आप ओबीसी में हैं और आप नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, तो जिस व्यक्ति के माता पिता जो ग्रुप ए या ग्रुप बी की सर्विस में ना हो और जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम हो, तभी उनको फायदा मिलेगा, है ना, तभी उनको फायदा मिलेगा। इस ईडब्ल्यूएस जो आपके ओबीसी में जो नॉन क्रीमी लेयर होते हैं उनकी बात हो रही है ना। कौन क्रीमी लेयर में आते हैं, कौन नहीं आते, उनकी बात हो रही है। तो जिनके माता पिता
ग्रुप ए ग्रुप बी मतलब जो नौकरी होती है, सर्विस होती है, उनमें काम ना करते हों, उनकी जो वार्षिक आय, जो पारिवारिक वार्षिक आय वो 8 लाख से कम हो, तो वो व्यक्ति इसका फायदा ले सकते हैं। अब देखिए ईडब्ल्यूएस इसमें क्या है, इसमें आपकी फैमिली की जो आपकी फैमिली की 8 लाख से कम इनकम हो, मतलब आपकी फैमिली में आप भी हिस्सा हैं, आप जो भी कमाते हो ना कमाते हो वो बात अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी फैमिली की इनकम 8 लाख से कम हो और आपका घर 100 स्क्वायर वर्ग फीट से कम हो और 5 एकड़ से ज़्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए, तभी आपको ईडब्ल्यूएस का फायदा मिलेगा। तो आपके ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का फायदा मालूम पड़ गया है ना, क्या है क्या नहीं। आगे हम देखते हैं कि अगर ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रीमिलियर अलग अलग स्टेट में अलग अलग फॉर्मेट हो सकता है, मतलब इनका अलग अलग फॉर्मेट अलग अलग स्टेट में हो सकता है ना, राजस्थान का अलग हो गया, बिहार का अलग हो गया, यूपी का अलग, मतलब ये अलग अलग हो सकता है। जो आपके डीएम साहब, एडीएम साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब जो भी हैं, ये इनके द्वारा ये बनाया जाता है और अपने सर्टिफिकेट की जांच के लिए आप इन्हीं के पास जा सकते हैं, मतलब इनके ऑफिस जा सकते हैं और उनका पता लगा सकते हैं कि ये हमारे लिए एग्जाम में फॉर्म भरने के लिए उपयोगी हैं या नहीं, या इसमें कुछ और चेंज करने की जरूरत है ना, तो वो आपको सारी जानकारी दे देंगे। अब बात आती है SC ST का सर्टिफिकेट के लिए, है ना। अब जो बच्चे SC से आते हैं, ST से आते हैं, वो क्या करें यहाँ, है ना। तो देखिए, तो ये जो बच्चे जो SC ST का सर्टिफिकेट बनवाते हैं ना, कास्ट सर्टिफिकेट, तो इनको रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी राज्य में क्या होता है मालूम है, किसी राज्य में जैसे कोई SC कैटेगरी का व्यक्ति है और उसने भारत सरकार का सर्टिफिकेट बना रखा है, तो उसमें डेट लगी होती है कि 1 साल के लिए मान्य होगा, तो उसको नया सर्टिफिकेट 1 साल के बाद बनवाना ही पड़ेगा। अगर नहीं लिखा तो नहीं, वही काम करेगा। लेकिन किसी राज्य में आप जाते हैं, अगर वहां पर क्या होता है कि अगर उस राज्य के नियम कानून ये है कि आपके SC का सर्टिफिकेट या ST सर्टिफिकेट राज्य स्तर का ही भारत सरकार के रूप में मान्य होगा, तो आप वही मान्य कर दीजिए, है ना, आप उसे लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी आप उनको बोलिए, उनके जो कर्मचारी हैं तहसील के या जो भी वकील, जो भी और भी कर्मचारी होते हैं जो आपका जाति प्रमाण पत्र बनाने में सहायता करते हैं, आप उनसे बात करिए कि देखिए हमारा यूपीएससी का फॉर्म आया है, हमें यूपीएससी का फॉर्म बनना और उसमें हमारा जाति प्रमाण पत्र है वो सेंट्रल लेवल का मांगा है। अगर वो ये बोलते हैं नहीं आपका स्टेट लेवल का वहीं काम करेगा, केवल यही बनता है यहाँ पर, तो आप उसे ही लगाइए। अगर वो बोलते हैं हाँ ठीक है बना देंगे, दूसरा आप बनवा लीजिए, भारत सरकार का बनवा लीजिए, है ना। तो आपका ये लिए इंपॉर्टेंट बात है। तो जो व्यक्ति स्टेट में ओबीसी में आते हैं और सेंटर में जनरल में आते हैं, या इसके उल्टा हो, मतलब जो सेंटर में ओबीसी है ना, स्टेट में जनरल, या जनरल में या स्टेट में ओबीसी स्टेट में जनरल हो गया, अगर ऐसे आते हैं तो आपको सेंट्रल लेवल में ओबीसी होना चाहिए, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा, है ना। तो तभी आपको इसका सर्टिफिकेट का ओबीसी बनेगा, जो सर्टिफिकेट है वो आपका ओबीसी बनेगा, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। इसमें ये बात कही है। आगे हम देखेंगे कि सर्टिफिकेट को जांचने के लिए तहसीलदार, है ना, तहसीलदार या SDM ऑफिस में जाएं या साइबर कैफे में पता करें, यानी जो साइबर कैफे होते हैं ना, साइबर जो ऑनलाइन के माध्यम से जो भी सर्टिफिकेट बनाते हैं, है ना, तो साइबर कैफे संपर्क करें या जो आपके जो भी ई मित्र होते हैं उनसे बात करें, तो वो आपको पता करेंगे कि ये सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट है या नहीं, वो आपको बता देंगे। अगर है तो उसे लगाइए, नहीं तो आप बनवा लीजिए ना, अभी आपके पास टाइम है। तो अब ये काम जो बनवाना का है सर्टिफिकेट वाला, ये बहुत जल्दी करिए, कोशिश करिएगा आपके जो सर्टिफिकेट 5-6 दिन में बन जाए, है ना। तो आप 25 तक, तो आप अगर आप 25 से अगर स्टार्ट करते हैं तो भी आपको मतलब मान चलो कि आपका 4 तारीख तक सर्टिफिकेट आपका बन जाए, है ना, 3 तक बन जाए, 3-4 फरवरी तक आपका सर्टिफिकेट बन जाए और आप 5 फरवरी तक अपना फॉर्म अप्लाई कर दें, है ना। तो ये बात हो गई। अगर आप SC ST में आते हैं, अगर आप SC ST में आते हैं तो वह अलग अलग राज्य में अलग अलग डिपेंड करता है, मतलब किस राज्य का कौन सा नियम कानून है वो उसमें डिपेंड करता है। जैसे अब राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, बिहार का, उत्तर प्रदेश का अलग अलग नियम होते हैं ना। तो जैसे यूपी मान के चलो, यूपी में SC ST के लिए सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट बन जाता है, किसी राज्य में नहीं बनता, है ना। किसी राज्य में उसके SC ST सर्टिफिकेट जो बनता है सेंट्रल लेवल का, उसमें डेट लिखी होती है कि इस डेट से लेकर इतने डेट तक मान्य रहेगा, उसके बाद आपको नया बनाना पड़ेगा, है। और वो सर्टिफिकेट जो बनेगा भारत सरकार का, वो आपके राज्य स्तर का जो सर्टिफिकेट बना हुआ है ना, उसके आधार पर ही बनेगा। तो हर राज्य के अपने अलग नियम होते हैं, तो आप अपना देख लीजिए, लेकिन आपको सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट बनवाना ही पड़ेगा, ये बात है। अगर वो बोलते हैं कि नहीं हमारा जो सर्टिफिकेट है वो स्टेट लेवल का है, वही काम करेगा भारत सरकार के लिए, तो वही काम करेगा, तो आप उसे लगा दीजिए। अगर वो बोलते हैं हाँ नया बन जाएगा भारत सरकार के लिए, तो आप भारत सरकार का बनवा लीजिए। आपके फॉर्म 25 से बनाना शुरू कर देंगे, तो मान के चलिए आपको 5-7 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा, तो आप 5 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये बात है। जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार में इनमें अलग अलग डिपेंड करता है ना, इनके अलग अलग नियम होते हैं। तो हमने आपके डाउट क्लियर कर दिए इस चीज़ों के। और इसमें और क्या चीज़ जरूरी है जो आपके इंपॉर्टेंट है, देखिए
इनमें से किसी राज्य का बना हुआ जाति प्रमाण पत्र उस राज्य की कानून व्यवस्था पर निर्भर करता है, जैसे मैंने आपको बता दिया अभी। अगर किसी राज्य का SC/ST जाति प्रमाण पत्र बना है, यदि उस राज्य के नियम में वही केंद्र का काम करे तो वही मान्य होगा, यदि नहीं तो केंद्र का बनवाना पड़ेगा। बनवा लीजिए ना, क्योंकि इस बार आपके सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट मान्य है। और हम आपको बता दें कि आपके जो भी सर्टिफिकेट बनेगा जाति प्रमाण पत्र, वो उस आप ओरिजिनल को आप स्कैन कीजिए और उसकी PDF बनाइए और अपलोड कर दीजिए, है ना। तो पहले, इससे पहले क्या होता था, पहले हम उसकी डिटेल दे देते थे, जैसे हमने किस तिथि को बना है, इसका नंबर क्या है ना, किसके माध्यम से बना, हम केवल वो बताते थे। लेकिन अब की बार हमें पूरी PDF उसमें अपलोड करनी है। अब की बार ये चेंज हुआ है। आपके पास, चाहे आपके पास आधार कार्ड हो, चाहे आपके पास वोटर कार्ड हो, चाहे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे आपके पास पैन कार्ड हो, चाहे आपके पास जहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका कोई कॉलेज ID प्रूफ हो, उनमें से कोई भी एक आपके पास ID प्रूफ होना चाहिए जो आपके प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तक बनी रहे, है ना, उस समय तक आपकी वो काम करनी चाहिए। तो आप उसे लगा सकते हैं, है ना, तो आप उसे लगा सकते हैं। आपका फोटो 300 KB से अधिक नहीं होना चाहिए और 20 KB से कम नहीं होनी चाहिए, है ना, 320 के बीच में रहना चाहिए। और आपके जो हस्ताक्षर है ना, वो 20 KB से बिल्कुल कतई कम नहीं होने चाहिए। ये इसमें आपको एक नई बात बताई है, हमने आपको बता दिया। आगे देखेंगे और इनके लिए आप फॉर्म भरने वाली जो साइट है ना, साइट पर सरकारी रिजल्ट टूल्स का यूज कर सकते हैं। जैसे www.sarkariresult.com खोलते हैं, या आप जो भी रोजगार साइट होती है वो खोलते हैं, तो उसमें जैसे हम उसको UPSC IAS IFS प्रीलिम्स ऑनलाइन फॉर्म के लिए जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास साइट खुलेगी, तो उसमें लिखा होता है इस फॉर्म बनना है ना, जैसे अप्लाई थ्रू TR, है ना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, है ना, और वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन ऐसा करके वो लिखा होता है ना। तो उसमें नीचे लिखा होगा सरकारी रिजल्ट्स टूल्स। ये आपका टूल्स इसे क्लिक करेंगे तो आप उससे अपने मन जो डिमांड है उसके अनुसार आप उसको फोटो को साइज कर सकते हैं, सिग्नेचर को साइज कर सकते हैं, उसमें आपका जो नाम है वो लिख सकते हैं, आपकी जो जिस दिन की डेट है ना फोटो वाली खींची है वो डेट लिख सकते हैं। और ध्यान रखें, आपका फोटो आपके फॉर्म भरने से 10 दिन से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब ये आप कोशिश करिए कि आप जिस दिन फॉर्म भर रहे हैं ना, आप उसी दिन फोटो खिंचवाए, वो आपका बेटर रहेगा, है ना। 10 दिन से अधिक पुराना फोटो आपका काम नहीं करेगा, मान्य नहीं होगा। और जब फोटो का आप देखेंगे ना, वो फोटो आपका इस तरह होगा, मतलब आपका जो फेस होगा ना, फेस वो आपका 3x4 शेप होना चाहिए आपके फोटो की, है ना, जैसे इसमें दिखाया गया है। जैसे नाम स्मित बाबू, और इसका जो डेट है जिस दिन उन्होंने फोटो खिंचवाया था वो आप 24 जनवरी 2025 को उन्होंने फोटो खिंचवाया था, और उसी दिन उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया। आप इसे देख सकते हैं। और आपके जो हस्ताक्षर है ना, इस तरह के सिग्नेचर होने चाहिए आपके। और जो हस्ताक्षर है उसमें आप कैपिटल लेटर यूज ना करें, है ना, अंग्रेजी के जो भी कैपिटल वर्ड्स होते हैं आप उनको यूज ना करें। आप चाहो तो हिंदी में साइन कर सकते हैं, इंग्लिश में आप इस तरह से करेंगे, है ना। और फोटो आपको इस तरह से होना चाहिए जो हमने आपको बता दिया, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट जो जरूरत है वो हमने आपको बता दिया। और उसमें और क्या जरूरी बात है देखिए, और उसमें ये जरूरी बात यह है कि आपका जाति प्रमाण पत्र ओरिजिनल स्कैन करके PDF बनाकर अपलोड करना चाहिए, है ना। जो आपका जाति प्रमाण पत्र बने आप उसको बना हुआ लीजिए, उसका स्कैन कीजिए, उसका PDF बनाइए ओरिजिनल, है ना। जब आपकी PDF ओरिजिनल बन जाएगी ओरिजिनल जाति प्रमाण पत्र की, तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं, है ना। फोटो कॉपी वाला PDF नहीं काम करेगा। अब देखिए EWS की वैलिडिटी 1 साल, यानी 1 वित्तीय वर्ष, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होनी चाहिए। मतलब जो 1 वित्तीय वर्ष होती है ना EWS की, जिनमें उनको आरक्षण मिलता है, वो 1 वर्ष की होनी चाहिए। जो आपके 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का साल होता है उसके मध्य होना चाहिए। लेकिन आपके जो UPSC के फॉर्म है वो जो लास्ट डेट है वो आपकी 11 फरवरी 2025 है, तो इससे पहले का मांग रहे हैं ना, तो वो 1 अप्रैल से लेके 2025 तक का मांग रहे हैं, 2025 तक होना चाहिए, 1 अप्रैल 2025 के बीच का। और जो फाइनेंशियल ईयर है ना वो 2023-24 को होनी चाहिए, ये उन्होंने बोला है। तो ये आपके नोटिफिकेशन की बात सारी लिखी हुई है। आगे देखेंगे कि OBC की जो वैलिडिटी है ना वो सेंट्रल लेवल की 1 साल तक की होती है, जो राज्य की 2 वर्ष की होती है। तो हमें राज्य का हमें कोई मतलब नहीं यहाँ पर, हमें चाहिए सेंट्रल लेवल की, है ना। तो सेंट्रल लेवल का हमने आपको बता दिया 1 साल की होनी चाहिए, 1 साल की वित्तीय वर्ष जो आपका कितना है 2023-24 की, जो आपके 1 अप्रैल 2024 से लेके 11 फरवरी 2025 के बीच होनी चाहिए। अब देखिए जो SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट की बात करते हैं, उनकी वैलिडिटी वैसे तो लाइफ टाइम की होती है, लेकिन किसी राज्य में एक टाइम निर्धारित होता है कि आपको इतने दिन बाद रिन्यू करवाना है या नया बनवाना है। तो वो हर राज्य का अपना अलग नियम होता है ना। तो और राज्य स्तर पर अपना निर्भर करता है वो किस राज्य में कैसा क्या है। तो किसी राज्य में जो भारत सरकार का सर्टिफिकेट बनता है उसमें लिखा होता है कि ये सर्टिफिकेट आपका 1 साल इस डेट से लेकर इस डेट तक मान्य होगा, तो अब उसके बाद आपको नया बनवाना ही पड़ेगा। किसी राज्य में होता है कि आपको एक बार बनवा लिया वो आपका काम करता रहेगा, और फिर खासकर बच्चे 3-4 साल में तो बनवा ही लेते हैं, है ना। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपना सर्टिफिकेट पर जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि आपका ये गलती आपके एग्जाम में आपके जो रिजर्वेशन है ना, जो आपको फायदा मिलेगा उससे आपको
बाहर कर सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इससे अधिक जानकारी चाहिए ना, तो आप जो यूपीएससी की जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप उस पर जा सकते हैं। 157 पेज का है, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैंने आपको हिंदी में लिख के आपको बता दी है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना, और हमने आपकी काम की बात हमने आपको बता दी है। और आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। दोस्तों, हमारे इस नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर बहुत कम है, और आप ही है जो इसे बढ़वा सकते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और हम आपके लिए, आपकी एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम को ध्यान रखते हुए हम आपके लिए, जैसे कि आपको पता है कि आपके एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण है, और जो 16 महीने करंट अफेयर्स, मतलब ये जनवरी 2024 से लेकर के अप्रैल 2025 तक का, मतलब आपके 16 महीने हो रहे हैं। 16 महीने का करंट अफेयर्स आपके 16 वीडियो मिलेगा, और 1600 क्वेश्चन हो गए। आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, जो आपके लिए उपयोगी हम वही पढ़ा रहे हैं। तो आप, हमारी जो पहली वीडियो जनवरी की है वो आपके इस नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर अपलोड है ना, वो आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, तो जो बच्चे हैं सीरियस होकर आप तैयारी शुरू कर दें, और अपना फॉर्म वाली जो दिक्कत है ना, आप उसे जैसे मैंने बताया आप उसी के अनुसार क्लियर कर ले। और जो बच्चे तैयारी है सीरियस कर रहे हैं, तो ये वीडियो उनको भेजें। और हम आपको यहाँ पर जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, सीसेट हो गया, और आपका ये पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, तो ये सारी चीज़ हम आपको कराएंगे जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने दोस्तों को बता दें कि हम आपके लिए बिल्कुल जीरो से लेकर शुरू कर रहे हैं। और हमने जो चीज़ से पहले जो करा दी आप उनका रिवीजन कर लीजिए, आपका एग्जाम अच्छे जाएगा, आपका एग्जाम अच्छी तरह से क्वालिफाई होगा। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।